नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए, यूजीसी नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटीए ये हिस्ट्री क्लास 6 है। दोस्तों, आज जो क्लास होने वाली है उस टॉपिक का नाम है मध्य पाषाण काल। ठीक है, जो भी नए हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। और मैं देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआरएफ 4 बार नेट पास, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है मध्य पाषाण काल, क्लास नंबर 6। जो भी नए हैं आज की क्लास में, अगर उन्होंने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखो एक कुछ चीज़ को सिस्टेमेटिक समझने से ही हर चीज़ समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि आप कहने लगो भाई समझ में नहीं आ रहा है, तो सिस्टेमेटिक तरीके से आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। ठीक है, नया बैच हमने प्रारंभ कर दिया है दिसंबर के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक हमने 8 जीआरएफ और 28 नेट क्वालिफाइड करवा दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, कर लो। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर दोस्तों किसी को डेमो लेना हो हमारी क्लास का, ठीक है, और कोर्स ज्वाइन करना हो तो जेबी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से आप डेमो देखिएगा। ठीक है, देखो हमारा जो कोर्स प्राइस है वो 6 महीने का कोर्स प्राइस 3000 रुपये का है नेट हिस्ट्री का, 1 साल का 4000 रुपये का है और 2 साल का 5000 रुपये का है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 3000 रुपये कोर्स है। देखो हम इसमें थ्योरी कराते हैं, प्रैक्टिस सेट, डेली 100 सवालों का टेस्ट होता है, पेपर 1 का भी टेस्ट होता है 50 सवालों का, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, सब कुछ दोस्तों 6 महीने तक लगातार चलता है। ठीक है, पहले थ्योरी कराते हैं और डेली टेस्ट करवाते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आइए शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि हमने अभी तक ये 2 बुक लॉन्च की हैं, भारत इतिहास की और प्राचीन भारत का इतिहास। ये चैप्टर वाइज है और ये मिक्स है। इन दोनों को आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से कर सकते हो, अमेजन से कर सकते हो, और अगर हमसे डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 8218345167 संपर्क कर सकते हैं आप हमसे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो दोस्तों देखो, अभी तक हमने बताया आपको कि जो इतिहास है वो 3 प्रकार का होता है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग इतिहास को कवर कर रहे हैं। और प्राग इतिहास में जो एक टॉपिक है पाषाण काल का, पाषाण काल को भी दोस्तों हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल यानी कि वह काल जिस समय प्रमुख जो चीज़ थी, जो वस्तु थी, वो पत्थर था। पत्थर से ही मनुष्य ने हथियार बनाए, औजार बनाए, ताकि जानवरों को मार सके और जानवरों को मारकर अपना पेट और अपने परिवार का पेट भर सके। ठीक है, तो क्योंकि देखो उस समय मनुष्य घुमक्कड़ जाति का था, खाना बदोश था, इधर से उधर घूमता रहता था। ठीक है, तो इसलिए उसको भूख लगती थी, क्योंकि उसका माइंड अभी तक डेवलप नहीं हुआ था। जब माइंड डेवलप नहीं हुआ था, पेट को रोटी चाहिए, भूख लग रही थी, तो उसको केवल कहते हैं तो मरता क्या न करता, कहावत सुनी होगी आपने, मरता क्या न करता। तो इंसान ने जानवरों को मारकर खाना शुरू किया, क्योंकि इस समय
फल वगैरह इतने नहीं थे, और देखो अनाज भी उस समय उत्पन्न नहीं था क्योंकि इंसान में ज्ञान नहीं था। इतिहास आप देख पा रहे होंगे इतिहास को। इतिहास दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है। प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ी, सौरमंडल पढ़ा, मानव का विकास पढ़ा। ठीक है। उसके बाद में पाषाण काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद में आता है ताम्र पाषाण काल। तो दोस्तों पुरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट होते हैं। पहले का नाम है पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ये जानते भी होंगे आप। मैं आपको दोस्तों इससे बताने का मतलब ये है कि मैं आज का जो टॉपिक है वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ ताकि आप वहाँ तक पहुँच जाएं। आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल को, यानी कि नवपाषाण काल और पुरा पाषाण काल के जो बीच का काल था, जो संक्रमण काल था, उसको बोला जाता है मध्य पाषाण काल। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी दोस्तों सूक्ष्म पत्थर के औजार। क्या थी? सूक्ष्म पत्थर के औजार, पतले पतले। तो आइए आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखो दोस्तों, पाषाण काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले का नाम है पुरा पाषाण काल, लगभग 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, और पुरा पाषाण काल को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले का नाम है निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पूर्व पुरा पाषाण काल 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व, मध्य पूर्व पुरा पाषाण काल 1.5 लाख से 35,000, और तीसरे का नाम था उच्च पूर्व पाषाण काल 30,000 से 10,000। जहाँ पर 10,000 में ईसा पूर्व में उच्च पुरा पाषाण काल खत्म होता है, वहीं से दोस्तों इसका उदय होता है। क्या शुरू होता है? मध्य पाषाण काल शुरू होता है, जिसका समय 10 या 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व इतिहासकार मानते हैं। जहाँ ये खत्म होगा दोस्तों, उसके तुरंत बाद नवपाषाण काल शुरू होगा। ठीक है, जिसका समय लगभग 4 या 5,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम है मध्य पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल का दूसरा भाग। ठीक है, ये तीसरा भाग है, मध्य पाषाण युग। जिस समय लोगों ने दोस्तों छोटे छोटे जानवरों को मारना शुरू कर दिया, गुफाओं में रहने लगा। ठीक है, तीर से मछलियों को मार रहा है, भाले से सुअर को मार रहा है, खरगोश को मार रहा है, यानी कि ऐसे हथियार थे जो किसी के लग जाते तो उसके आर पार हो जाते। इतने पतले पतले औजार उसने बना दिए थे। ठीक है, तो देखो मैं बार बार दोस्तों आपको यही बताता हूँ कि मैं कुछ अलग टाइप से पढ़ाता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ सके। देखो, जब हम बात करते हैं पाषाण काल की, तो देखो उस समय वो दुनिया में भी था और भारत में भी था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के संदर्भ में मध्य पाषाण काल, यानी कि दुनिया के संदर्भ में पाषाण काल
जब हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो हर एक टॉपिक को मैंने दोस्तों बताया कि दुनिया के संदर्भ में ये वाला काल, ठीक है, और दुनिया के संदर्भ में भारत का काल। तो आज हम दोस्तों जो मध्य पाषाण काल है, ठीक है, मध्य पाषाण काल को दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला वर्ल्ड यानी कि दुनिया के संदर्भ में मध्य पाषाण काल, दूसरा पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में मध्य पाषाण काल, कौन कौन से स्थल थे, कौन कौन सी जगह पर पाए गए साक्ष्य, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे अभी हम दुनिया के संदर्भ में मध्य पाषाण काल की कंडीशन कैसी थी, कहाँ कहाँ ये पाए गए साक्ष्य। आइए दोस्तों याद करिए, मैं बार बार इस स्लाइड को लेके आता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। देखो, अफ्रीका के जंगल से बात वहां की है जब मानव का विकास होता है, ठीक है। तो अफ्रीका के जंगल से जब कुछ जो बानर थे, जो कपी थे, लंगूर थे, उन्होंने अफ्रीका के जंगल से बाहर निकलना, समतल मैदानों पर जाना शुरू किया, परंतु कुछों ने जो है जंगल में रहना ही पसंद किया, ठीक। तो जो बाहर निकल गए वो कहलाए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, दक्षिण मानव। तो कहते हैं ये मानव की प्रथम प्रजाति थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, और मनुष्यों का यह आदि पूर्वज है। रेमंड डार्ट ने 1924 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टैगा क्षेत्र से ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के जीवाश्म की खोज की है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? देखो समझ रहे हैं तो यस बोलते रहो यार, ताकि मुझे भी लगे हाँ भाई आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है दुनिया में घूमती है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो स्वरूप बदला, ठीक है, कुछ समय बाद बदला, तो ये कहलाए होमो हैबिलस, ठीक। उसके बाद में कुछ साल और बीते, कुछ साल मतलब 1-2 लाख साल और बीते, तो अब इसके साक्ष्य कहाँ पाए गए? हिंडनबर्ग जर्मनी में। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से अब मानव जो है चारों तरफ दुनिया में फैल रहा है, ठीक है। अब हिंडनबर्ग से और परिवर्तन आया मानव में, तो अब ये कहलाया होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये होमो इरेक्टस के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो 2 स्थान से प्राप्त हुए हैं। पहले का नाम है जावा मानव, यानी कि जावा में जिस मानव के साक्ष्य मिले हैं उसको बोला गया है जावा मानव। होमो इरेक्टस की एक जाति, वही जाति, इसका साक्ष्य पिकिंग में, ये पिकिंग शहर का नाम है, चीन में पिकिंग शहर है, वहां से मिला है, तो उसका नाम रख दिया पिकिंग मानव। अब होमो इरेक्टस के बहुत चीज़ों में बदलाव हुआ, सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, ठीक है, विश्वास बढ़ता गया, तो वह कहलाया निएंडरथल मानव, ठीक है, जर्मनी की निएंडरथल घाटी में प्राप्त हुआ है। उसके बाद में मानव का स्वरूप बदला, तो फिर कहलाया वो क्रो-मैग्नन मानव, ठीक है। अब दोस्तों उसके स्वरूप में बदलाव हो रहा है, उसकी आस्था में बदलाव हो रहा है, उसके सामाजिक भेदभाव में, सामाजिक आर्थिक और में बदलाव हो रहा है दशा में, ठीक है। अब क्रो-मैग्नन जो है काफ़ी विकसित हो चुका था, ठीक है, ये औजार बनाने लगा था। इसके बाद में अब बात आता है होमो सैपियंस, प्रज्ञा चिंतनशील मानव। अब यहाँ तक आते आते मनुष्य ने हर चीज़ में चिंतन, तर्क लगाना शुरू कर दिया। तो यही जो काल है दोस्तों, ये उच्च पुरापाषाण काल से शुरू होता है और नव पाषाण काल तक चलता है, ठीक है।
अब इसके बाद में होमो सैपियंस आएगा, जो आधुनिक मानव है। ठीक है, तो आइए मध्य पाषाण काल को हम भारत संदर्भ में दुनिया के संदर्भ पढ़ते हैं, दुनिया के संदर्भ में। ठीक है, दुनिया के संदर्भ में पढ़ने से पहले दोस्तों हम एक बार जान लें। देखो ये जो सवाल है, यहाँ से एक सवाल 100% आपके एग्जाम में आएगा। क्या है ये सवाल? भारत में मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं जहाँ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि मेजा, करछना, चौपनी मांडो उत्तर प्रदेश। ठीक है, सांभर झील राजस्थान में बागोर, यहाँ से क्या मिला है? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लंगनाथ गुजरात, आजमगढ़ मध्य प्रदेश। देखो इन दोनों स्थानों से क्या मिला है? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आप एग्जाम का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। संगनकल्लू, रैनीगुंटा, तिरुनेवली, गिद्दुलर, ठीक है, नागार्जुनकोंडा, पलामू, बीरभानपुर, भागलपुर, बगीखोर, मोरहाना पहाड़, लेखैया, दमदमा और मैदा सराय नारायण, SDM। ठीक है, यहाँ से 4 समाधान, यहाँ से 3, यहाँ से 2 समाधान मिले हैं। ठीक है, SDM याद रखिएगा, SDM। यहाँ से 4 मिले समाधान, यहाँ से 3, यहाँ से 2। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल आता है। आइए मध्य पाषाण काल के संदर्भ में, ठीक है, अब भारत में मध्य पाषाण काल के स्थल। दोस्तों देखो ये जो मैंने बताया था ये दुनिया के संदर्भ में है। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंडिया के संदर्भ में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं भारत के संदर्भ में, और उसी परिप्रेक्ष्य में आपको ये स्लाइड दिखाई गई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों भारत में मध्य पाषाण काल का स्थल, जैसे कि गुजरात में कौन कौन से हैं? लंगनाच है, ठीक है, रतनपुर है, कनेवल है, लोटेश्वर है। ये कई बार आ चुका है, इंपोर्टेंट है ये भी। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा है, गिद्दुलर है और रेनीगुंटा है। कर्नाटक में बेल्लारी में संगनकल्लू है। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली टेरी समूह है। पश्चिमी बंगाल में वर्धमान में बीरभानपुर है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भीमबेटका एवं होशंगाबाद में आजमगढ़। ठीक है, भीमबेटका में गुफा मिली है, गुफा में साक्ष्य मिले हैं, और आजमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में मोरहाना पहाड़, बघईखोर, ठीक है, लेखैया, इलाहाबाद में चौपनी मांडो, मेहरुडी है। ठीक है, इलाहाबाद में चौपनी मांडो, मेहरुडी है। आगे चलते हैं, प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहरराय, मैदहा और दमदमा। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में है सराय नाहरराय, मैदा और दमदमा। इसके बाद राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में तिलवाड़ा, बाड़मेर, बागौर, भीलवाड़ा, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं।
ठीक है। बिहार में पैसरा, ठीक है। बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान तथा आजमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से लगभग 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। इसमें भैंस हुई, बकरी हुई, भेड़ हुआ, ठीक है। भैंस, बकरी, भेड़। मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक युग, आखेटक और पशुपालक, यानी कि दोस्तों इस काल में भी इंसान क्या था, शिकारी था और उसने पशुपालन भी सीख लिया था, ठीक है। पहले क्या था, आखेटक और उपभोक्ता था। अब क्या हुआ, आखेटक और उपभोक्ता और पशुपालक बन गया, पशुओं को पालने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप। अब पतले पतले औजार बनाना सीख लिया, नाव बनानी सीख ली उसने, ठीक है। अब तीर कमान बनाने सीख लिए। तीर कमान आप देख पा रहे हैं, तीर कमान बना रहे हैं ताकि दूर से ही किसी जानवरों को मार सके, ठीक है। मछलियों को मार सके, पशुओं को मार सके, ठीक है। क्योंकि ये काल के जो औजार थे वो दोस्तों बड़े ही सूक्ष्म थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परिचय की। इस काल का परिचय देखते हैं। देखो हर एक सवाल में, हर एक स्लाइड में एक सवाल होगा। जैसे कि ऊपरी उच्च प्रापाषाण काल का अंत लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हो गया था। देखो अभी तक हमने पढ़ाया था कि जो उच्च प्रापाषाण काल है वो लगभग 10,000 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। उसके बाद शुरू हुआ मध्य पाषाण काल, ठीक है। उस दौरान हिमयुग था, अतः इस काल में जलवायु गर्म व शुष्क हो गई। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की स्थिति में भी क्या आया, परिवर्तन आया। एक दृष्टि से मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य संक्रमण का काल था, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है होडर माइकल वेस्ट्रुप, ये इंपोर्टेंट है, होडर माइकल वेस्ट्रुप ने किया था। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे उनमें माइक्रोलिथ सूक्ष्म औजार, माइक्रोलिथ सूक्ष्म की बात में सर्वप्रथम खोज 1867 में C.L. कार्लाइल, ये इंपोर्टेंट है। C.L. कार्लाइल ने विंध्याचल पर्वतमाला क्षेत्र में की थी, ठीक है। कहाँ की थी, विंध्याचल पर्वतमाला में की थी। भारत में मध्य पाषाण काल होलोसीन युग के साथ शुरू हुआ। होलोसीन, ठीक है। होलोसीन दोस्तों ये सबसे लास्ट वाला युग है। जब मैंने शुरुआती क्लास पढ़ाई थी तब पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ाई थी, और पृथ्वी का जो काल है उसमें हमने सब चीज पढ़ाई थी। तो लास्ट में आता है होलोसीन। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम (1867) में C.L. कार्लाइल ने की, जब उन्होंने लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। ये लघु पाषाण उपकरण आधे इंच से पौने इंच तक के थे। आधे इंच, बड़े छोटे छोटे औजार थे, या कह सकते हो 1 से 8 सेंटीमीटर के औजार थे। छोटे छोटे औजार, इतने छोटे छोटे औजार थे, ठीक है। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलने प्रारंभ होते हैं, पहले के नहीं मिलते हैं। पहले क्या मिले, हस्त कुठार मिला, कुल्हाड़ी मिली, है ना।
भारत में मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण वस्तुएं खुदाई में प्राप्त हुई हैं। यदि सबसे मुख्य स्थलों की बात करें तो इनमें से एक बागोर है जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है और यहाँ से 1968 के बीच एन मिश्रा ने उत्खनन करवाया। यहाँ से मानव कंकाल मिला है। ठीक है, इस काल में भी मनुष्य मुख्यतः शिकारी एवं खाद्य संग्राहक ही रहा, परंतु शिकार करने की तकनीक में क्या आया, बदलाव आया। अब वह न केवल बड़े जानवर अपितु छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगा। अब वह मछलियों पकड़ने लगा तथा पक्षियों का शिकार करने लगा। पहले क्या था दोस्तों, पहले बड़े बड़े पशुओं को मारता था ताकि काफी ज्यादा मात्रा में मांस वगैरह मिल सके। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य भी इसी काल में मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य पेश करते हैं। इसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। इस काल का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है प्रक्षेपास्त्र तकनीक के विकास का प्रयास। प्रक्षेपास्त्र मतलब शस्त्र, हथियार। यह निश्चय ही महान तकनीक क्रांति थी। इसी काल में सर्वप्रथम तीर कमान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तीर कमान का विकास हुआ। मध्य पाषाण काल के उपकरण छोटे से बने हुए हैं। यह सूक्ष्म उपकरण आकार में काफी छोटे हैं। इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर के मध्य है। ये माइक्रोलिथ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। इस काल के महत्वपूर्ण उपकरण थे जैसे कि ब्लेड, फलक, नुकीले क्रोड, त्रिकोण, नवचंद्राकार आदि। इनके अलावा इस काल में प्रापाषाण काल के कुछ औजार जैसे कि तक्षणी व खुरचनी, यहाँ तक कि गंडासा भी प्रचलन में रहे थे। यानी कि प्राचीन काल के जो औजार थे वो भी चल रहे थे, परंतु अब नए नए पुराने पतले पतले औजार भी चल रहे थे। सूक्ष्म पाषाण उपकरण का संबंध मध्य पाषाण काल से है। प्रमुख उपकरण चैल्सोडोनी से बने हैं तथा औजार बनाने की तकनीक फ्लूटिंग कहलाती है। याद रखिएगा, जो मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाने की जो तकनीक थी उसको कहा गया है फ्लूटिंग। ठीक है, आइए और देखते हैं और गहराई से। मेसोलिथिक 2 शब्दों से बना है, मध्य मेसोस प्लस पाषाण। इस काल को पुरापाषाण काल, आद नवपाषाण काल एवं संक्रमण काल भी कहा जाता है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागोर राजस्थान 2 मध्य पाषाण स्थल हैं जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ओडिशा के लेखा मोड़ा गुफा से मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल तक के मानव विकास का साक्ष्य मिलता है। ये इंपोर्टेंट है।
मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। इस काल के लघु उपकरणों को सबसे पहले C.L. कार्लाइल ने 1867 में विंध्य क्षेत्र से खोजा था। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुर नाइन से दक्षिण एशिया के प्राचीनतम माइक्रोलिथ टूल्स फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। ये इंपोर्टेंट है, ये आ चुका एग्जाम में, ज्वालापुर नाइन। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ज्वालापुर नाइन से दक्षिण एशिया के प्राचीनतम माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण फैक्ट्री के प्रमाण पत्र हैं, जहाँ से दोस्तों ये उपकरण बनते थे। इस काल के उपकरण छोटे हैं, 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच माइक्रोलिथ की लंबाई होती है, इसलिए इन उपकरण को लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ कहा गया है। इसके बाद मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का अंतराल है। इस युग में हुए परिवर्तनों के कारण ही नव पाषाण काल में हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, इसके कारण ही। ठीक है, लगभग 8,000 साल पहले हिमयुग समाप्त हुआ। ठीक है, बर्फ का युग, जिसके कारण बर्फ की मोटी मोटी चादरें पिघली और उनकी जगह खुले घास के मैदान जो है बने। वातावरण में सर्दी कम हुई, जिससे कम सर्दी में खुद को जीवित रखने योग्य वातावरण बन गया और जीवों का भी विकास हुआ। जैसे हिमयुग के समय सर्दी से बचाव के लिए बड़े बालों और विशाल आकार के जीव जन्मे, जैसे बड़े बाल वाले जानवरों मैमथ, रेनडियर की जगह छोटी घास पर आश्रित रहने वाले छोटे हाथी, खरगोश, बकरी, हिरण का जन्म हुआ। आगे मध्य प्रदेश आते हैं तो यहाँ होशंगाबाद जिले में अवस्थित आजमगढ़ सलासर से 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार रायसेन जिले में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के सलासरे और गुफाओं से मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश का विंध्य तथा ऊपरी मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र मध्य पाषाण काल उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। ठीक है, इनमें विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर में मोरहाना पहाड़, लेखैया, मिर्जापुर से प्राप्त लघु पाषाण उपकरण में एक विकास क्रम देखने को मिलता है। उपकरण बड़े से छोटे होते जाते हैं। लेखैया से तो 17 नरकंकाल प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये इंपोर्टेंट है, आज चुका एग्जाम में। लेखैया से 17 नरकंकाल प्राप्त होते हैं, नरकंकाल लेखैया से, जिनके अधिकांश सिर जो है पश्चिम की ओर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हुआ, इस काल में जो महत्वपूर्ण बदलाव आया, अब ये जो जंगली भैंस है इसको इन्होंने पालना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि ये दूध दे सके। अब इन्होंने दोस्तों ये जो पहन रखी है जानवरों की खाल है, जिनको मारते थे उनको पहनते थे। ठीक है, अब इन्होंने इस भैंस को पालना शुरू कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं पशुपालन। क्या बोलते हैं? पशुपालन बोलते हैं। अब छोटे जानवरों के शिकार के लिए छोटे हथियारों की जरूरत पड़ी। ठीक है, अतः मानव ने लघु पाषाण उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। देखो जब छोटे छोटे जानवरों को मारेंगे
तो बड़े बड़े हथियार काम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, हमें छोटे जानवरों को मारना है तो छोटे औजार जो है अच्छे रहते हैं। जो क्वार्टजाइट पत्थर की जगह जेस्पर, अगेट, शर्ट फ्लिंट, चार्ल्स डेनी पत्थरों के बने होते थे। जैसे पत्थरों से बने होते थे, छोटे होते हुए भी नए हथियार शिकार करने में ज़्यादा कारगर सिद्ध हुए। ठीक है, नए और छोटे औजार। इन छोटे हथियारों को लकड़ी या हड्डी के हत्थों में फिट किया गया था। यानी कोई तो औजार है, उसको लकड़ी या जो हड्डी का जो हत्था था पकड़ने के लिए उसमें प्रयोग किया, ताकि वो अच्छे तरीके से पकड़ सके उसको। इन हथियारों में प्रमुख एक धार फलक, बेधनी, पॉइंट, अर्धचंद्राकार तथा समलंब ट्रेफेज आदि थे। इस समय धनुष बाण की तकनीक भी विकसित हुई। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ मध्य पाषाणकालीन स्थल निम्नलिखित है, जैसे कि बीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लंगनाज गुजरात, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, मुराना पहाड़ उत्तर प्रदेश, रायनार उत्तर प्रदेश, मैदा उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ जिले। ठीक है, इसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देखो यहाँ पर लकड़ी का हत्था है, ये लकड़ी का हत्था है और ये पत्थर का औजार है, ताकि बिल्कुल एक बार में ही किसी पशु को मार सके। ठीक है, और इसने कोई ये पशु दबा रखा है, ठीक है, और उसको मार रहे हैं, इससे मारा होगा। अब ये छोटे छोटे पत्थरों से उसको और मार रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, ये पतले पतले औजार हो गए उसके। ठीक है, पतले पतले औजार हो गए उसके, जो 1 सेंटीमीटर का भी है, ठीक है, 2 का भी है, और भी पतले हो गए। ये देखो और पतले हो गए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, ये जो है और पतले हो गए। ठीक है, ये बिल्कुल पतले पतले नोकदार हो गए, ताकि एक बार में मनुष्य को मार सके, ये सॉरी जानवरों को। देखो ये देखो आप, कितनी बिल्कुल नोकदार है, बिल्कुल नोकदार। ठीक है, ये नोकदार है, ये एक ही बार में दोस्तों आर पार हो जाते थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में कुछ नए लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति में कुछ नए लक्षण देखने को मिलते हैं। अब मानव पशुपालन और कृषि की शुरुआत होती है। अब दोस्तों मानव जीवन में क्या होता है, पशुपालन और कृषि की शुरुआत होती है। सराय नारायण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, मैदा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से स्थायी झोपड़ियां बनाकर रहने का प्रमाण मिला। ये इंपोर्टेंट है, स्थायी झोपड़ियां बनाकर रहने का प्रमाण मिलता है। सराय नारायण और मैदा से स्तंभ गर्त के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, सराय नारायण और मैदा से स्तंभ गर्त के अवशेष मिलते हैं, जो सिद्ध करते हैं कि इन गर्त स्तंभ में झोपड़ी के स्तंभ गाड़े जाते थे। आदमगढ़ मध्य प्रदेश सतपुड़ा की पहाड़ी में नर्मदा घाटी के किनारे ये स्थित था। होशंगाबाद सिटी से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। आदमगढ़ और बागोर से, ठीक है, क्या मिला है दोस्तों, पहली बार जानवरों के पाले जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पशुपालन के ये साक्ष्य मध्य पाषाण काल के आखिरी समय में मिले हैं। पशुपालन के जो साक्ष्य दोस्तों वो मध्य पाषाण काल के अंतिम अवस्था मिले हैं। ठीक है, यानी नव पाषाण काल कुछ 100 वर्षों के बाद शुरू होता है। ठीक है, इलाहाबाद में मुख्य मध्य पाषाणकालीन स्थल चौपनी मांडू है। ठीक है, यहाँ
के लघु पाषाण उपकरणों की आयु 17,000 से 7,000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक है, यहाँ से कुछ हाथ से बने मिट्टी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाराय, मैदा और दमदमा आदि मिले हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि भाई आप बताइए कि इन तीनों में से कौन सा स्थल जो है प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, तो ये तीनों स्थल प्रतापगढ़ जिले में हैं। यहाँ से अस्थि एवं सींग से निर्मित उपकरण भी मिले हैं। 14 समाधान मिले हैं, 14 समाधान, जिनके सिर पश्चिम और पैर उत्तर की तरफ मिले हैं। 8 गर्त चूल्हे भी मिले हैं। चूल्हों से पशुओं की आदि जली हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अब मनुष्य ने उसको क्या किया, अब जो भी पशुओं को मारता था अब उसको आग में भूनकर खाने लगा। ठीक है, इसके बाद मैदा से सिल्लोड़ा के टुकड़े मिले हैं। सिल्लोड़ा, शायद इनमें कुछ अनाज के दाने पीसे जाने के होंगे। ठीक है, यानी कि कोई पत्थर है और उस पर जो है दाने पीस जाने का साक्ष्य है। यहाँ से प्राप्त एक समाधि में स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। देखो याद रखिएगा, अगर पूछे कि युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है तो मैदा से प्राप्त हुआ है। इसी तरह दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में है। यहाँ से 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 41 मानव समाधान, कुछ गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, चीता, बारहसिंगा, सूअर आदि जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कहाँ मिली दोस्तों, ये मिली है दमदमा में। ठीक है, दमदमा याद रखिएगा, दमदमा में क्या मिला है, 41 समाधान मिले हैं। चित्रकारी, दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, इस समय जो चित्रकारी थी वो अपनी पूर्ण प्रकाष्ठा पर थी चित्रकारी। और जो भीमबेटका है, भीमबेटका जो है मध्य पाषाण काल की है। ठीक है, और इसमें जो इंसान ने रहना शुरू किया वो उच्च पाषाण काल की अंतिम अवस्था में रहना शुरू किया। ठीक है, इसलिए इनको मध्य पाषाण काल की बोलते हैं। और उनके द्वारा जो चित्रकारी की गई वह उच्च पाषाण काल की अंतिम अवस्था से शुरू की गई और मध्य पाषाण काल में चित्रकारी का कार्य प्रमुख रूप से होने लगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये भीमबेटका और अन्य जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद इस चित्र को देखिए आप, ये भी चित्रकारी दोस्तों की गई है उन्हीं के द्वारा। ये पाँव है, ये हाथ है। ठीक है, अपने हिसाब से उन्होंने चित्रकारी की, जैसे देखा। अब दोस्तों ये देखो, ये जो मानव है ये क्या बना रहे हैं गुफा में, गुफा में उपकरण बना रहे हैं, औजार बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस पत्थर को और इस पत्थर से ये काट रहे हैं। ठीक है, ताकि पतले से पतला औजार बनाया जा सके। ये देखिए दोस्तों, ये भी जो है मध्य पाषाण काल का है। उच्च पाषाण काल की अंतिम अवस्था से मध्य पाषाण काल तक ये चलते हैं। लंगनाज, गुजरात से हाथ से बनाए मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। भोजन पकाए जाने के लिए चूल्हों को बनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। साथ में मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों में मध्यकालीन चित्र बने मिलते हैं, जिसमें नृत्य करते हुए आदमी,
हिरण, जंगली भैंसे के शिकार के दृश्य, युद्ध के दृश्य मिलते हैं। इन चित्रों को जो चट्टानों में बनाए जा गए इनको पेट्रोग्राफिक, याद रखिएगा, पेट्रोग्राफिक आर्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राकृतिक रंग थे और जब कुछ चित्र को, चट्टान को थोड़ा उकेर कर उसमें रंग भरा जाता था तो उसको ग्लिफक आर्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार इन पुरातात्विक प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्य पाषाणकालीन मानव का जीवन जीने का ढंग पूर्व पाषाणकालीन युगों से कुछ भिन्न था, अलग था। ठीक है, यद्यपि वो भी अधिकांश शिकार पर निर्भर थे परंतु साथ में कुछ कृषि कार्य करना भी सीख लिया था। पशुओं से भी परिचय बढ़ रहा था। मध्य पाषाणकाल के अंत में समय में कुछ बर्तनों का निर्माण भी सीखा। मनुष्य ने सरा नहर राय और मेधा में कब्र में प्राप्त कुछ औजार हथियार प्राप्त होना ये दर्शाता है कि व्यक्ति उस समय परलोक के बारे में जो है कल्पना करता था। ठीक है, दोस्तों ये देखिए, ये बिल्कुल जो ये उस जमाने का है जब देखो ये जो है इंसान इसको मार रहा है तो इसका मतलब ये है कि पतले औजारों से, भाले से इसको मार रहा है। ठीक है, हिरण को मार रहा है और देखो मछलियों को मार रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, छोटे छोटे जानवरों को मारना उसने शुरू कर दिया पतले पतले औजारों से। ये देखिए दोस्तों, इस काल की जो प्रमुख चीज थी, वो प्रमुख हथियार था, वो थी तीर कमान। तीर कमान जो है मध्य पाषाण काल की देन है। अब लोगों ने तन ढकने का जो है प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये जो है अनाज पीसने का या कुछ भी पीसने का जो है साधन था। ठीक है, जिसको सिल्लोड़ा बोला गया है। तो फ्रेंड देखो, ये मध्य पाषाण काल की क्लास थी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर है 8218345167 संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने का कोर्स 3000 रुपये का है, 1 साल का 4000 रुपये का है, 2 साल का 5000 रुपये का कोर्स है। संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।